हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेके। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए ज़रूर बनाऊं, क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं शायद वो इंग्लिश में मेजॉरिटी में है। तो आप सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आरपी की पोस्ट पे लोग जा रहे हैं या टीचिंग की पोस्ट पे लोग जा रहे हैं वो जो एनईपी में फाउंडेशनल लिटरेसी है उस चीज़ पे काम करने के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो आपका मैथ्स और वो जो लैंग्वेज है, फाउंडेशन लिटरेसी जो है, इंग्लिश लिखने की क्षमता या मैथ्स में आपका बेसिक ज्ञान, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के स्कूल्स के टीचर से एंड प्राइमरी लेवल के स्कूल्स के स्टूडेंट से डील करने वाले हैं, है ना। तो अपनी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। प्लस उन्होंने मुझे अपना खुद का ये एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जिसकी डिटेल्स मैंने इसमें ढक दी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि फॉर्म में आपको क्या क्या करना है और हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप फॉर्म को मेरे सामने देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आपको अपना पिक्चर लगाना है, जो भी आपका रीसेंट पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछी जा रही है। इसमें कोई भी जो आपका क्रेडेंशियल है, आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको यहाँ भरना है, मिस, मिसेस या मिस्टर जो भी आप लगाते हैं। उसके बाद आपके पेरेंट्स के दोनों का नाम यहाँ आएगा, आपकी माता का नाम और आपके पिता का नाम यहाँ होना चाहिए। और ये नाम आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट के से मैच ही होने चाहिए। लाइक अगर उसमें सरनेम नहीं है तो आप सरनेम यहाँ पे नहीं लिखें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बोला गया है, तो आपकी डेट, जो भी आपका डेट है, आपका मंथ है, आपका ईयर है। एज आपकी प्रेजेंट में जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं तब क्या है। अगर आप फुल वैल्यू डालना चाहते हैं, जो भी फुल, जैसे अगर आप 30 ईयर्स के हो गए प्लस उसमें 2 महीने हैं या 3 महीने और हैं, तो आप वो 2-3 स्किप करके बस 30 डाल दीजिए। नेशनैलिटी आई होप सभी की इंडियन ही आती है, भारतीय जो भी नेशनैलिटी है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद ये आता है एक कॉलम जहाँ पे लिखा है कि हैव यू बीन अर्लियर इंटरव्यूड बाय द फाउंडेशन। पूछ रहा है कि आपको फाउंडेशन ने पहले इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए बुलाया है। तो अगर नहीं बुलाया है, जैसा कि मेरी मित्र ने भरा है नो, तो आप नो डाल दीजिए, और अगर बुलाया गया है तो आप यस डाल दीजिए। अगर यस डालते हैं तो वो पूछेंगे कि कब और किस रोल के लिए आपने बुलाया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड को कभी इंटरव्यू कॉल पहले उसने नहीं अप्लाई किया था, तो उसने NA नॉट अवेलेबल डाल दिया था, नॉट एप्लीकेबल डाल दिया था। और अगर आपको बुलाया गया है तो आप जानते ही होंगे कि इसमें क्या भरना चाहिए, कब आपको बुलाया गया था, तो आप ईयर या डेट डाल दीजिए और किस रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कॉलम है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का वो एड्रेस पूछ रहा है जहाँ पे आप अभी रहते हैं। उसके बाद अगर आप, जैसे मेरी फ्रेंड की सिचुएशन थी कि वो किसी अदर स्टेट की थी और उन्होंने राजस्थान स्टेट में अप्लाई किया हुआ था, तो आप परमानेंट एड्रेस में, जैसे उनके कंडीशन ये था कि परमानेंट एड्रेस उनका अपने स्टेट का था और वो राजस्थान का उनका करस्पॉन्डेंस का एड्रेस था, तो उन्होंने यहाँ पे वही डाला। परमानेंट में उन्होंने अपना स्टेट का एड्रेस डाला। लेकिन अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों में यही भर दीजिए। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। और आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है, जो भी आपका दूसरा कॉन्टैक्ट, अगर आपके माता पिता या फिर आपके भाई बहन किसी का भी है जिसका आपको लगता है कि सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड या फिर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, वही आप नंबर इसमें डालें। आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, ऑफिशियल ईमेल आईडी दीजिए, सही ईमेल आईडी दीजिए जिसको आप हमेशा चेक करते रहते हैं, वो वाली। नाउ थर्ड कॉलम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल यानी शैक्षणिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, और ये सारे फील्ड आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो पहला आपसे
कोर्स, डिग्री और सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे आपके विषय के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ कॉलेज या इंस्टीट्यूट क्या उसकी लोकेशन के साथ आपको भरना है, यानी अगर आपका कॉलेज सपोज मुंबई में है तो आप मुंबई भी डालेंगे। ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि आपने कब से कब तक कौन सी डिग्री की है, क्या परसेंटेज या CGPA या क्लास रही है, और आपका मोड क्या था, रेगुलर, प्राइवेट या डिस्टेंस। तो सबसे पहला ही इसमें कॉलम है पोस्ट ग्रेजुएशन का। आपके लिए एक कॉलम छोड़ा गया है। अगर आपके पास इससे ऊपर की कोई क्वालिफिकेशंस है तो आप ज़रूर उसे यहाँ पे भर दीजिए। स्टार्ट बात होती है पोस्ट ग्रेजुएशन से। जैसे इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भरा हुआ है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लिखकर अपनी डिग्री के सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप यहाँ पे सोशल वर्क भर दीजिए। आपके कॉलेज का नाम यहाँ भर दीजिए। मैं दूसरा स्केच ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भर दीजिए। यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम और लोकेशन ज़रूर भरिए, कहाँ पे वो कॉलेज स्थित था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेम सेम आ जाते हैं कॉलेजेस के, तो आप लोकेशन से उसको डिफरेंट करते हैं। आपका ड्यूरेशन क्या था उस डिग्री के टेन्योर में, और आपका परसेंटेज। ग्रेजुएशन भी सेम। ग्रेजुएशन में मेजरली आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं या 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो आप भर दीजिए। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम और आपका ड्यूरेशन क्या था ग्रेजुएशन का, और आपके मार्क्स। 12th भी सेम रहेगा, 10th भी सेम रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको जानने की कोई ज़रूरत है। जो भी आपका मोड रहा, जैसे मेरी फ्रेंड का रेगुलर मोड रहा था तो उन्होंने ही लिखा। इसके अलावा भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं। ये एक वर्ड में फॉर्म आता है तो आप इसमें कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्निफिकेंट अचीवमेंट का कॉलम आता है, जो आपके 3rd कॉलम में ही दिया हुआ है, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स, ऑनर्स या अवार्ड पूछे जाते हैं। तो एकेडमिक का आप भर दीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर का या स्पोर्ट्स का जो आप भर सकते हैं। तो एकेडमिक्स में अगर आपका कोई अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका कोई अचीवमेंट है, स्पोर्ट्स में आपका कोई अचीवमेंट है, सबको आप सेपरेटली भर दीजिए। उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट का डिटेल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो जॉब है वो 2 साल के एक्सपीरियंस पे आपको एलिजिबल करती है। तो जैसा मेरी फ्रेंड ने भरा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस उनके पास 1 साल 11 महीने का था, तो ऑलमोस्ट उनके 1 महीना रह गया था ये कंप्लीट होने में, और उनके पास 3 महीने का अलग एक्सपीरियंस था, जो मिला के उनका 2 साल हो रहा था, जिसकी वजह से उनको वो शॉर्टलिस्ट भी हुए थे अपने रेगुलर जो टेस्ट होता है उसके लिए। उसके बाद प्रेजेंट एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है, तो उनका करंट एम्प्लॉयमेंट था, और अगर आपका प्रीवियस है तो अगर आप पुराना एम्प्लॉयमेंट है तो आप वो भर सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने नाम पूछा है, एड्रेस पूछा है, तो आप वो यहाँ पे भर दीजिए। डोमेन या नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि आप किस तरह का काम करते थे। तो जैसे उन्होंने लिखा है टीचिंग, क्योंकि वो पढ़ाने का कार्य करते थे। अगर आपका है पढ़ाने से अलग कुछ और है, अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते तो आपको उसमें भर सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं आप उसको भर दीजिए। तो जैसे उनके जैसे जिस जगह वो हैं अभी प्रेजेंट में, क्योंकि मेरी फ्रेंड का हुआ नहीं था, तो वहाँ पे 50 एम्प्लॉय काम करते हैं जिस यूनिट में वो है, तो उन्होंने वही भर दिया। उसके बाद उनका काम कब से शुरू हुआ, वर्किंग सिंस मतलब, और ड्यूरेशन तो उन्होंने प्रेजेंट तक भरा था, जब तक वो कर रही थी। अपनी जॉब उन्होंने छोड़ी नहीं थी जब वो इस फॉर्म के ड्यूरेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थी, यानी भर्ती की प्रोसेस में थी। उसके बाद आपकी पोजीशन या आपका रोल पूछा गया है, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप वो भर दीजिए, आप फ्रीलांसर हैं तो आप वो भर दीजिए, कोई भी जो अभी आपका पोजीशन बोला जाता है वो आप भर दीजिए यहाँ पे। 7th पॉइंट में आपसे बोला जा रहा है पोजीशन रिपोर्टिंग टू। देखिए, पोजीशन रिपोर्टिंग टू सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो ओहदा है, आपका जो पद है, वो अपनी सारी जानकारी या सारे आदेश कहाँ से लेता है। तो आप किसको रिपोर्ट करते हैं जब आप ऑर्डर लेते हैं किसी से, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी काम को करने की कि फला दिन तुम्हें ये सारे टारगेट करने हैं, वो किस व्यक्ति से आते हैं, उस व्यक्ति का नाम ना लिखकर आपको उसकी पोस्ट लिखनी है ना। उसके बाद आपके ऊपर नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टीज, मतलब आपके जस्ट ऊपर जिनको आप डायरेक्ट फेस टू फेस रिपोर्ट करते हैं, वैसे व्यक्ति कितने हैं। जैसे मेरी फ्रेंड ने भरा है 1 को वो रिपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने 1 भर दिया है। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मेरी फ्रेंड ने इसमें भरा है टीचिंग और एग्ज़ाम इन्विजिलेटर का काम भी वो करती हैं, तो वो उन्होंने भर दिया है। इसके अलावा भी कोई काम था जो उन्होंने मुझे हाइड करने के लिए बोला।
उसके बाद उनके आपसे पूछा गया है 10वें कॉलम में कि रीज़न फॉर सीकिंग चेंज, आप क्यों इसे बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बहुत अंडरपेड है, आपको डाइवर्सिटी चाहिए, मतलब आपको विविधता चाहिए अपने काम के प्रोफाइल में, और आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं। उसके बाद आपको नोटिस पीरियड पूछा गया है, तो उन्होंने 3 महीने भरा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसे भरें। देखिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ के, जिसमें आप काम कर रहे हैं, तभी आप इन सब चीज़ों को भरें। उसके बाद आपसे टोटल मंथली ग्रॉस सैलरी पूछी गई है। तो जैसा उनकी मंथली ग्रॉस सैलरी है 25,700, जिसमें उनके पास अकोमोडेशन फैसिलिटी है, एग्ज़ाम ड्यूटी के भी उनके पास अलग पैसे आते हैं, और काफ़ी और भी उनकी आय का ज़रिया है जब वो इस एम्प्लॉयमेंट में है, वो सब उन्होंने भरी थी। लेकिन मैं खाली आपको उनका एक ये दिखा रही हूँ कि उनका पहला इनकम सोर्स क्या रहता है इस टोटल में। तो ग्रॉस सैलरी को उन्होंने टोटल करके यहाँ कहीं लिखा था। यहाँ से उन्होंने अपनी सैलरी के पार्टीशन लिखना स्टार्ट किए कि मुझे कितना कितना मिलता है। तो उसके बाद अगर देखिए आपके पास एक अमाउंट के अलावा बहुत सारे अमाउंट हैं, जैसे आपके पास अगर सैलरी स्लिप आती है तो आप इसमें से देख के भर दीजिए। अगर आप कहीं के परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास ये DA HRA या प्रोविडेंट फंड ये सब आता होगा, ग्रेजुइटी वगैरह। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रीलांसर में हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक ग्रॉस सैलरी मिलती होगी, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर उसका बाइफिकेशन है और आपको लगता है इनमें से किसी कॉलम में नहीं आएगा तो आप उसे छोड़ दीजिए, यहाँ अलग से कॉलम बना के आप उसे भर सकते हैं, जैसा कि मेरी दोस्त ने किया। उसके बाद 13वें कॉलम में है कि आप कितनी इच्छा करते हैं फाउंडेशन से सैलरी की। तो जैसा मेरी फ्रेंड ने किया है 50,000 उनकी इच्छा थी भरने की, वो उन्होंने भरी है। आपको यहाँ पे कोई भी उल्टा सीधा अमाउंट नहीं भरना है। देखिए मेरी फ्रेंड की जो सैलरी थी वो एक कंपोनेंट से 25,000 थी, दूसरे कंपोनेंट से और ज़्यादा थी, और तीसरे कंपोनेंट से और ज़्यादा थी। तो उसको मिला के उनकी 50 को जस्टिफाई कर रही थी। अगर किसी इंसान की सैलरी 35 या 40 प्लस हो जाती है तो वो 50 लिख सकता है आराम से। लेकिन आप ये गलती ना करें कि आपकी सैलरी है 5,000 और आप भर रहे हैं 50,000, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप एक सही अमाउंट नहीं भर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका रीज़न होना चाहिए, आपके माइंड में ये रेडी होना चाहिए आंसर कि आपने 50,000 क्यों भरा, और आपको नेगोशिएशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। वैसे मुझे जानकारी है कि फाउंडेशन स्टार्टिंग जो सैलरी देती है वो 40 प्लस ही देती है। उसके बाद आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा गया है, जो आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका रोल क्या है, जो भी आपका पुराना है, आप जिसमें आज की डेट में कर रहे हैं उसके बारे में नहीं, उससे पहले जो था। तो यहाँ पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, आपका रोल या डेजिग्नेशन क्या था, आपका ड्यूरेशन क्या रहा, और आपको कितनी सैलरी मिलती थी वो आप लिख दीजिए। उसके बाद एनी एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 टाइम गैप्स बिटवीन डेट ऑफ पासिंग स्कूल टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और जब आपने 10th अपना किया, इतने टेन्योर में आपका कोई भी गैप है क्या? कभी बार होता है ना, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर हम गैप लेते हैं और फिर हम एम्प्लॉयमेंट करना स्टार्ट करते हैं। कोरोना की वजह से बहुत लोगों के गैप्स हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे उनका गैप था 2017 से 2022 तक का, तो उस पीरियड में उन्होंने प्रिपरेशन किया किसी एग्ज़ाम के लिए, वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था। और अलग अलग एग्ज़ाम जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका ही नॉलेज दिखाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी आप भाषा में कैसे हैं। तो हिंदी, कन्नड़ा एंड इंग्लिश 3 भाषाएं आपसे डाली गई हैं ऑलरेडी। एनी अदर है तो आप यहाँ पे भर दीजिए। अगर आपके पास इनके अलावा भी और भाषाओं की जानकारी है तो आप भर दीजिए। तो अगर आप बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप सबको कर दीजिए। जैसे मेरी फ्रेंड को कन्नड़ा नहीं आती है बोलना, ना ही लिखना, ना ही पढ़ना और ना ही लिखना, तो उन्होंने NA डाल दिया है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछा गया है। देखिए मेरी फ्रेंड के पास CCC का सर्टिफिकेट था, उन्होंने उस सर्टिफिकेट का नाम डाल दिया है। आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आप येस भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद 18वां पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि
आपने कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोफेशनल कोर्स अटेंड किया है। जैसे देखिए टीचिंग में जब हम होते हैं तो हम बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे जाके। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड ने तीनों कॉलम भरे थे जो दिए हुए थे फॉर्म में, और उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम के बारे में लिखा था, कहाँ पे ये प्रोग्राम हुए थे वो भी लिखा था, और कब से कब तक हुए थे वो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि उन्होंने इतने छोटे छोटे भी अटेंड किए थे, एक दिन का भी अटेंड किया है उसको भी लिखा था, ठीक है। और ये किस किस ने कंडक्ट करा है आप इसको मेंशन करें यहाँ पे। उसके बाद 19वां पॉइंट है कि आपका कोई भी शोध यानी रिसर्च या पब्लिकेशन यानी आपकी कोई किताब छपी है तो आप इन सबको लिखें। तो मेरी फ्रेंड ने जैसे पेपर प्रेजेंट किए थे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और दूसरा जहाँ पे भी किया था वो उन्होंने लिखा था। आप इस कॉलम में और भी बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा वो चीज़ें हैं। अब देखिए अबाउट योर सेल्फ में मैंने कई आंसर जो हैं वो छुपाए नहीं हैं उनके, आई थिंक मुझे छुपा लेना चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपसे डिस्कस कर ही लेती हूँ क्योंकि कुछ कुछ आई थिंक मैंने उनकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को छुपा ही दिया है, लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चंस क्या मांग रहे हैं और उन्होंने किस तरह से ये आंसर किए हैं। देखिए पूछा गया है कि आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। आपको एक तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो आपके करियर ऑब्जेक्टिव देखिए उन्होंने बोला है कि मुझे लॉन्ग टर्म करियर बनाना है अकेडमिक्स में, और नए टीचिंग के मुझे मेथड सीखने हैं, फिर मुझे टीचिंग और लर्निंग को इंगेजिंग बनाना है, और वो डोमेन ऑफ रिसर्च में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। ये उनके करियर ऑब्जेक्टिव रहे हैं, तो वो उन्होंने लिख दिए थे। उसके बाद क्या आप काम से सेटिस्फाई हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, एंड अगर आप हैं तो कुड यू आप क्यों हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था यस। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप ना लिखें क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हैं उस काम की वजह से ही आपको अजीम में कहीं ना कहीं कॉल आया है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको वहाँ हुआ है तो आपको हमेशा उसको ग्रेटफुलनेस की तरह, एक सकारात्मक सोच की तरह यहाँ पे दर्शाना है। जैसा कि मेरी दोस्त ने लिखा है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ जो काम मैं कर रही हूँ उससे, और क्योंकि इससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके फेवरेट सब्जेक्ट को या सोशोलॉजी को समझाने की, किसको, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, या वेरियस एक्टिविटीज़ को, या उनके करियर में जो भी हायर एजुकेशन का डोमेन है उसमें। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अपने इस एम्प्लॉयमेंट से मिल रही है, इसीलिए वो खुश हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया है कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं फाउंडेशन को, यानी फाउंडेशन को। तो उन्होंने बोला था कि मुझे क्राइटेरिया शायद मैं मैच कर रही हूँ, एक्सपीरियंस का, लैंग्वेज का भी मैं मैच करती हूँ, टीम वर्क बेस्ड मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है, और मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ आगे आके जो भी चीज़ें आने वाली हैं, जो टीचिंग का क्षेत्र है, जो भी रिसर्च का क्षेत्र है उसको, और उनको फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी चाहिए थी, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है, और करियर बूस्ट के बारे में लिखा है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने आंसर्स लिखे हैं 100 शब्दों के अंदर। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपकी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे आपको सैलरी नहीं पूछी जा रही है, साफ साफ लिखा गया है कि आपको काम से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आप जैसे उन्होंने डाला है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एडुकेटर्स के साथ, क्योंकि आप अगर आरपी का टेस्ट दे रहे हैं रिसोर्स पर्सन का, तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर्स से ही तो डील कर रहे हैं, तो आप एडुकेशन से डील कर रहे हैं, प्लस आप ब्लॉक लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो आप पॉलिसी मेकर से भी करेंगे, रिसर्चर से भी करेंगे। तो वो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, वो उनका एक्सपेक्टेशंस था ग्रोथ जॉब से, और उनका प्रोफेशनल ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक एक्सपेक्टेशंस था इस जॉब से। उसके बाद क्वेश्चन है कि आप डू यू सी अलाइनमेंट बिटवीन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर लॉन्ग टर्म करियर गोल। वो 3 चीज़ें बोल रहा है कि आपका जो पढ़ाई लिखाई रही है अभी तक की, और आपका जो कार्य रहा है, और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो एक बहुत लंबा जो हम करियर गोल बना के चलते हैं, वो रिसोर्स पर्सन या टीचर एडुकेटर से मैच करता है या नहीं। और अगर इन सब में कोई भी एक अलाइनमेंट है, कोई भी एक जुड़ाव है, तो कैसे है आपको वो बताना है। अगर नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि क्या गड़बड़ है इन तीनों चीज़ों के बीच में, कि आपकी पढ़ाई तो हुई बीटेक में, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है फैशन डिज़ाइनिंग का, और आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल है पॉलिटिक्स में जाने का। अब आप खुद देखिए कि तीनों में बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं, फैशन कहाँ, बीटेक कहाँ, इंजीनियरिंग कहाँ, और पॉलिटिक्स कहाँ। तो इनमें अलाइनमेंट आपको नहीं दिखेगा ना, तो आपको जस्टिफाई करना है अगर अलाइनमेंट नहीं है, और अगर अलाइनमेंट है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कंट्री का है, जो हमारी कंट्री का एक
शिक्षा का जो स्तर है, जो पब्लिक एजुकेशन का, जो गवर्नमेंट एजुकेशन का है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो आप क्यों मोटिवेटेड हैं इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसका आंसर आपको लिखना है। तो अगर आपका कोई जैसे एक प्रेरणा स्रोत रहा हो, कोई भी चीज़, कोई भी किताब, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसिडेंट जिससे आपको वो स्रोत में प्रेरणा मिली हो कि अब तो मैं इस परिवर्तन को लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा, आप उसको ऐसा कुछ डाल सकते हैं। आपका जो भी समझ है इस क्वेश्चन को लेके, आप अपने हिसाब से वो आंसर कर सकते हैं। जी देखिए, आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन बताइए अपने प्रोफेशनल लाइफ की जब आपने काम करना शुरू किया, जब आपको सक्सेस मिली है और आपके पास गाइडेंस भी नहीं थी और डायरेक्शन भी नहीं था, तब भी आपने एक सक्सेस पाई उस काम को करके, और आपकी क्या उससे सीख रही, तो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है आप बता दीजिए। यहाँ पे साफ साफ बहुत इजी सा पूछा गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, वो आप यहाँ पे बोल दीजिए, लिख दीजिएगा। उसके बाद आपसे रेफरेंस पूछा गया है आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर का जिसके साथ आपने काम किया है। तो 2 रेफरेंसेस मेरे फ्रेंड ने डाले हैं जो सीनियर्स के थे, और उनका नंबर, उनकी पोजीशन। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सीनियर्स को एक बार कन्वे कर दें, और ऐसे सीनियर्स को कन्वे करें जिनको आपसे कोई दिक्कत ना हो, आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे हों, उनका ही आप नंबर दें। क्योंकि जब फाउंडेशन उनसे पूछेगा तो हो सकता है कि ग्रजेस में आके कोई आपको कुछ गलत बोल दे, तो इसीलिए अच्छे ही लोगों का नंबर यहाँ पे दें। उसके बाद आपसे लोकेशन प्रेफरेंस पूछा गया है। देखिए, ये सारे स्टेट आपके सामने आ जाते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे मेरी दोस्त ने राजस्थान डाला था तो उन्होंने राजस्थान के अलग अलग ब्लॉक्स के नाम यहाँ पे डाले थे, ज़िलों के नाम डाले थे, फिर ब्लॉक्स उसमें जो भी अवेलेबल थे वो सारे डाले थे। उसके बाद आपसे आपका प्लेस पूछा गया, डेट पूछा गया, और आपका साइन मांगा गया है जो आपको अपलोड करना है। आई होप आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया हो। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों के मन में, वो है इंटरव्यू को लेके कि मैम इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है या किस लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस। मेरी फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल थी इंग्लिश में, लेकिन उससे ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए। इंटरव्यू उनका 2 स्टेजेस पे फेस टू फेस वाला हुआ था। ठीक है, एक वीडियो कॉलिंग के थ्रू फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था, और एक उनका खुद जयपुर में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ था। और दोनों ही में उनसे वीडियो कॉल वाले में तो भी इंग्लिश में बातें की गई थी, 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे एक सर के द्वारा, और एक ही व्यक्ति ने ये इंटरव्यू लिया था। लेकिन जो जयपुर वाला इंटरव्यू हुआ था वो भी एक व्यक्ति ने ही लिया था। वो ज़्यादातर हिंदी में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और बहुत ही मतलब नॉर्मल आम वार्तालाप की तरह वो इंटरव्यू चला था। और उस वार्तालाप के दौरान ही मेरी दोस्त ने ये समझ लिया था कि हो सकता है कि उनका जो लॉन्ग टर्म करियर गोल है और जो ये रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, वो मैच नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही सहजता से वो आंसर्स भी किए। तो इंटरव्यू के लिए आप इतना अपने आपको डीमोटिवेट ना फील करें कि आपको हिंदी नहीं आती, या आपने अगर इंग्लिश में फॉर्म भर दिया है तो आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, नहीं। मेरी फ्रेंड ने सारा फॉर्म आप देख लीजिए इंग्लिश में भरा है, और उनसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए, जबकि उनको बहुत दिक्कत हो रही थी हिंदी में आंसर करने में। लेकिन आपके लिए ये फेवरेबल है कि अगर आप इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं, बस आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, और आपका जो बैकग्राउंड, जो एक्सपीरियंस है, अगर वो मैच कर रहा है। भले ही आपने अगर बीएड भी किया हुआ है ना, तो आपके लिए बहुत मैच कर रही है ये जॉब, और आपके लिए वो आपको वो ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है। मेरी फ्रेंड के साथ दिक्कत यही थी कि उनके पास प्राइमरी का एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास सारा एक्सपीरियंस हायर एजुकेशन का था। जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेरी कलीग भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी है मतलब, तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस डिसमैच हो रहा था। क्योंकि ये जॉब जो है वो प्राइमरी में, आप प्राइमरी लेवल के स्कूल्स में जाके, ब्लॉक लेवल के, आप टीचर्स के साथ उनका क्वालिटी, उनके क्लासरूम को ऑब्ज़र्व करते हैं, और उनकी क्वालिटी जो टीचर्स के अंदर और बच्चों के रिसीविंग, जो भी वो शिक्षित हो रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, उसमें अगर कोई मिसमैच है उसको बताते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने अब अपना ईमेल एड्रेस भी अपने चैनल पे ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ भी मेल कर सकते हैं।
थैंक यू एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिस किसी को भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़ना है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। अपने आप को करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चंस मेरी फ्रेंड से पूछे गए थे। कश्मीर इशू पूछा गया था, मणिपुर इशू पूछा गया था और केरला में रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पूछे गए थे। तो आप अपने आप को करंट अफेयर्स में भी प्रिपेयर्ड रखें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।